कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है आपकी यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क का कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक, इनका जो माजी है, अगर आप BGIB और DG रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए। तो ये सबवर्जन और सैबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडिल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस कंट्रोल करते रहे ये। अभी हाल में ही पाकिस्तान में लगातार 2 बम धमाके हुए हैं। उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी लगभग सभी पाकिस्तानियों के जुबान पर छा गया है। दबे स्वरों में ही सही, पर पाकिस्तानी मीडिया भी यह स्वीकार कर रहा है कि आज रा का कद इतना बढ़ गया है और वह पाकिस्तान में इतनी अपनी जड़ें जमा चुका है कि वह चाहे तो किसी को भी कहीं पर भी टारगेट कर सकता है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। एक शख्स डेविड पीटर पॉल पकड़ा गया है, ये मास्टरमाइंड है जौहर टाउन धमाके का, हाफिज सईद साहब के घर के बाहर हमले का, और इसके अहले खाना की जो डिटेल्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो डिटेल्स जिससे साबित होता है कि इसका रॉ से ताल्लुक है, इसका भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक है, इसको बाकायदा फंडिंग की गई, इसको पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क में तरबियत दी गई, ये तमाम डिटेल्स आई हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं नाज़रीन। तो अच्छा, भारतीय खुफिया एजेंसी जो है ना रॉ, उसको ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, बद किरदार लोग, क्योंकि किरदार वाला आदमी जो है वो कभी भी अपने वतन को बेचने का नहीं सोचेगा। इस तरह के दलाल टाइप लोग जो होते हैं वो उनको चाहिए होते हैं। वो मिल गया। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ पैसे के होते हैं, उनको कहीं से पैसा मिल जाए ये पैसे कबूल कर लेंगे। कराची एक ऐसी जगह है जो कि हब है रॉ की एक्टिविटीज का। गैर मुल्की जो एजेंसी है आपकी यहाँ की भारत की, उसका जो हब है वो कराची है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कराची में अब आप देखें, इससे पहले जो MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन का पूरा नेटवर्क था, उसको कौन फंड करता था? उसको ये रॉ फंड करती थी। अल्ताफ हुसैन तो खुद अपने मुंह से मान चुका, बल्कि रॉ की मदद मांग चुका है, पाकिस्तानी फौज को बद्दुआएं दे चुका हुआ है। कराची वो जगह है जहां पे रॉ ने अपने कदम जमाए, वहां पे ये लोग मौजूद है। कराची से रिक्रूट करना इनके लिए बड़ा आसान है। अब आप देखें ना, आप इन्होंने हमला करना था लाहौर में, लाहौर से इनको बंदा नहीं मिला कोई। कराची में चूंकि इन्होंने अपने कदम जमाए हुए हैं, वहां से इनको बंदा मिल गया। इससे भी आसान काम क्या होता है, मैं आपको इनकी तरीका वारदात बता रहा हूं। वो पाकिस्तानी जो बैरूने मुल्क रहते हैं, अब देखें ना, भारतीय का, किसी भी भारतीय का पाकिस्तान आना, चाहे खुफिया तौर पर ही सही, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे लोगों का दुबई, बहरीन, इन मुल्कों में तो बड़े खुलेआम आना जाना है, और वहां पे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो भर्ती करना किसी पाकिस्तानी को किसी और मुल्क में रहते हुए ज्यादा आसान है। तो इस तरह के जो खुफिया एजेंसी है भारत की, जो दुश्मन खुफिया एजेंसी, ये ऐसे ममालिक का, खास तौर पे अरब ममालिक का इस्तेमाल करती है बहुत ज्यादा। क्यों? वहां पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। और अक्सर वो कहता है अजीत देवल के जिस पाकिस्तानी को चाहे हमारा ऐसा नेटवर्क का कत्ल कर सकते हैं। ये भी देखो, हाफिज सईद बाद दानिश्वर कह रहे हैं कि हाफिज सईद टारगेट नहीं था, और मैसेज तो हाफिज सईद को ही देना था ना। ये तो उन्हें अंदाजा था ना। देखें ना, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके लोग हैं जो एलानिया उनके लिए काम करते हैं, जो कहते हैं जी जो हर कीमत पे भारत के साथ ताल्लुकात कायम करो, हर कीमत पे। इमरान खान साहब ने आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो मीसाक जमहूरियत था उसकी 17वीं शिक ये थी, विदाउट एनी प्रेजुडिस अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात रखे जाएंगे, यानी जो मर्जी हमारे साथ वो सलूक करें। अच्छा, अब ये टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं, और जाहिर है कि अमेरिका को मालूम है, हमें मालूम है, उन्हें मालूम नहीं है।
वो कश्मीर और नेक्सलाइट्स की जो मूवमेंट है इसके ऊपर उनकी बेसिक ट्रेनिंग ही ये हुई है कि इसको किस तरीके से खत्म करना है, किस तरह कश्मीरियों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम करना है, किस तरह नेक्सलाइट्स को जो है वो खत्म कर देना है और वो सारी इलाके को तबाह बर्बाद कर देना है। उनके डीजी रॉ जो आए वो खालिस्तान के ऊपर जिस तरह उन्होंने काम किया वो सारा आपने बताया। ये वही पैटर्न इख्तियार करेंगे जो इसराइल कर रहा है। देखिए, इसराइल के साथ इस वक्त बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने बिल्ड की हुई है। ये असलाह भी इसराइल से खरीद रहे हैं। इवन बालाकोट पे जो बम इन्होंने गिराए थे वो इसराइली बम थे, आपको याद होगा। और मजीद ये सारा जो जासूसी और सर्वेलेंस का जितना निजाम है, जो ड्रोन इनके पास है, वो सब इसराइल से आ रहे हैं। इनका जो माजी है, अगर आप BGIB और DG रॉ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कोई खालिस्तान पे स्पेशलाइज करता है, कोई कश्मीरी रेजिस्टेंस को तबाह करने के लिए उन पर काम करता रहा है, कोई नेक्सलाइट्स पे काम करता रहा। ये एक में से एक आदमी था, वो लंदन में पोस्टेड था और वहां पे इसने जितनी भी पंजाबी मूवमेंट थी जिनमें ज्यादातर सिख थे, उनमें इन्होंने हिंदुओं को दाखिल करके पूरी मूवमेंट्स को हाईजैक कर लिया। तो ये सबवर्जन और सैबोटाज में, ये जासूसी में, काउंटर इंटेलिजेंस में इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मिडल ईस्ट में दुबई पोस्टेड रहा है, वहां से मिडल ईस्ट ऑपरेशन कंट्रोल करते रहे ये दोनों अफराद। तो अब जो कुछ ये आ रहे हैं तो अपने साथ जो तजुर्बा लेकर आएंगे ये सारा इस्तेमाल करेंगे BLA के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बिल्ड करने के लिए, TTP को बिल्ड करने के लिए, MQM के एलिमेंट जो अल्ताफ हुसैन के लॉयलिस्ट अभी भी कराची में हैं उनको इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान को अंदर से तबाह करने के लिए। तो एक हम इनके आने से और जिस तरह पावर BJP को मिली है इंडिया में, जिस तरह वो अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं, जिस तरह एक फैशिस्ट स्टेट बिल्ड हो रही है और जिस तरह ये असलाह खरीद रहा है पूरी दुनिया से, अगर आप सिर्फ इन चीजों को मैप करें, एक पैटर्न बिल्ड करें, तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बिल्ड हो चुका है। और आने वाले वक्तों में हम चाहें या ना चाहें, हम जितना मर्जी अमन की बात कर लें, इंडिया के साथ एक बराह रास्त तसादुम हमारा नागुज़ीर। उनका ये चूंकि सारा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिस तरह इसराइली रियासत का है। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तुलना अक्सर लोग करते रहते हैं और यह बात सही भी है कि 80 के दशक तक अगर दोनों खुफिया एजेंसी में तुलना किया जाए तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत थी। पर धीरे धीरे उसमें गिरावट आया और फिर इस पर बदनामी का ठप्पा भी लगने लगा और आज ISI रॉ के मुकाबले बहुत कमज़ोर हो चुकी है और ऊपर से जो बदनामी का दाग लगा है वह अलग से है। क्यों ऐसा हुआ, इसको समझने के लिए भारत और पाकिस्तान के शासन व्यवस्था पर एक नज़र डालनी होगी। रॉ की तरह ISI का भी मुख्य रूप से काम प्रारंभिक दिनों में देश के बाहर के सूचनाओं को इकट्ठा करना था, यानी रॉ भारत के लिए बाहर के देशों से सूचना इकट्ठा करता था और उसी तरह ISI भी पाकिस्तान के बाहर के देशों से सूचना इकट्ठा करता था। देश के भीतर के सूचना को इकट्ठा करने के लिए दोनों देशों में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो था, जो भारत में अभी भी रॉ और IB यही काम कर रहा है। इनके काम में आज भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ISI के कार्य में बदलाव हुआ। उसका कारण यह था कि पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ यानी सेना सीधे सत्ता में आने लगी तो उसका विश्वास IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से घटने लगा और फिर सेना ने ISI का रोल बढ़ा दिया और ISI को यह जिम्मेवारी दी कि वह देश के भीतर भी सूचनाओं को इकट्ठा करे। और आज स्थिति यह है कि ISI की 70% गतिविधियां देश के भीतर ही सीमित हो गई है। इसी कारण जो ISI का मूल रोल था यानी मुख्य रोल था कि बाहर के देशों से सूचना इकट्ठा करे, वह कम हो गया। इस कारण अब बाहर के देशों में ISI का प्रभाव घटा है और ISI का प्रभाव उसके देश के भीतर ही बढ़ा हुआ है। अब यह भी होने लगा कि मार्शल लॉ के दिनों में मार्शल लॉ का वहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा विरोध होने लगा, यहाँ तक कि जनता द्वारा भी विरोध होने लगा। तब वहाँ के जो मार्शल लॉ प्रशासक थे उन्होंने ISI को यह काम दिया कि आप जो विरोध कर रहे हैं उनका पता लगाओ और फिर उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती ISI द्वारा होने लगा। और आज भी ISI वही काम करती है, लोगों को डराने धमकाने गायब करने का काम आज भी वहाँ शुरू हुआ है, क्योंकि राजनीतिक दल भले ही सत्ता में नाम मात्र के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन पर्दे के पीछे से आज भी वहाँ का सेना का प्रमुख जो होता है वही सत्ता संभालता है और ISI उसको इस काम में मदद करती है।
अगर कोई सेना के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर आईएसआई जाकर उसका सॉफ्टवेयर ठीक करती है। अगर उसके घर वालों का भाग्य अच्छा रहा तो वह व्यक्ति 2-3 दिनों में उसका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाता है तो घर लौट जाता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य उसके परिवार वालों को हुआ और सॉफ्टवेयर अगर किसी कारणवश नहीं ठीक हुआ, वह बेचारा जिद्दी निकला, तो फिर वह कभी घर वापस नहीं लौटता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आईएसआई है वह एक तरह से सरकारी माफिया का काम कर रही है। इसलिए बाहर के देशों में तथा देश के भीतर भी आईएसआई की भूमिका अब अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका कद घटा है और बदनामी का दाग भी इस पर पड़ा है। उसके विपरीत भारत में जो रॉ है वह पूर्व की भांति ही अपना काम कर रही है, क्योंकि भारत में कभी मार्शल लॉ लगा नहीं, इसलिए रॉ के भूमिका को घटाने बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आईबी अपना काम कर रही है, देश के भीतर के सूचनाओं को इकट्ठा करती है और प्रधानमंत्री को बताती है। उसी तरह रॉ देश के बाहर के सूचनाओं को इकट्ठा करता है और धीरे धीरे जब से यह अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं तब से रॉ का जो रोल है वह और ऑफेंसिव हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा कि अजीत डोभाल पहले आईबी के निदेशक रह चुके हैं, इसलिए उनके आने के बाद रॉ की भूमिका और बढ़ी है, क्योंकि उनका आईबी और रॉ के बीच तालमेल भी बढ़ा है। इसलिए आज रॉ को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जा रहा है आईएसआई के मुताबिक। और अब यह CIA KGB MI19 जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है उसके बराबर रॉ को अब आंका जाने लगा है। विश्वास है कि हमारी खुफिया एजेंसियां अपने देश हित में और अच्छा काम करेगी और हमें इन लोगों पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।